वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 का लिंकिंग एंड डिबगिंग टॉपिक का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का, जिसमें हम पार्ट ए लेना है हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ आरटॉस। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फिफ्थ यूनिट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ नोन एज अ आरटॉस इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमें कंटेंट्स लेने हैं उसका हम पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है इंट्रोडक्शन टू द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। देन आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कर्नेल स्पेस, यूज़र स्पेस, मोनोलिथिक। ठीक है, तो ये हमें सारे टॉपिक डिटेल में स्टडी करने हैं रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। देन थर्ड टॉपिक इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें एम्बेडेड सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डिटेल स्टडी करना है, जो कि दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GPOS एंड सेकंड जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है आरटॉस। ठीक है, तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड आफ्टर दैट द रियल टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आरटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल स्टडी करना है। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस यूनिट 5A पार्ट, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So first we start with the introduction of real-time operating system, that is RTOS. So many small scale embedded system follow super loop based approach. जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया है while one is a super loop और infinite loop। ठीक है, तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में सुपर लूप का यूज़ किया जाता है। सो इन दिस अप्रोच अ सिंगल डेडिकेटेड टास्क इज़ परफॉर्म बाय द सिस्टम, जिसमें सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एम्बेडेड सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं। सो द इंस्ट्रक्शन इन अ लूप एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लूप में लिखेंगे वो सीक्वेंशियली यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन। इफ़ देर आर मेनी यूज़र और इवेंट इनपुट एक्सपेक्टेड इन अ प्रोग्राम, द इंस्ट्रक्शन इन अ लूप विल वेट फॉर दिस इनपुट्स। अगर नंबर ऑफ इवेंट्स अगर एक्सपेक्टेड है प्रोग्राम में एट ए टाइम, सो एट दैट टाइम दिस लूप आर वेट फॉर दिस इवेंट and that can be performed one by one. If the system is not time critical, the approach work well. For example, electronic toys और video games। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ एंड वीडियो गेम्स में जो टाइम फैक्टर है वो क्रिटिकल नहीं है, मीन्स उसमें अगर डिले जनरेट हुआ है आउटपुट में, ठीक है, तो भी यहाँ पे कंसिडर होगा वीडियो गेम्स में या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में। हियर द इवेंट्स आर नॉट हैपनिंग इन रियल टाइम, सो दे डू नॉट हैव द क्रिटिकल रिस्पॉन्स नीडेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ एंड वीडियोज़ गेम में अगर आउटपुट जनरेट होने में अगर कोई डिले भी फॉर्म होता है तो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो देयर फॉर क्रिटिकल रिस्पॉन्स इज़ नॉट नीडेड इन दिस केस। सो हाउएवर इफ द सिस्टम इज़ इन मिशन क्रिटिकल और द मिसाइल सिस्टम, सो दैट कैन नॉट बी वेट फॉर द इवेंट इन्फाइनाइटली। फॉर एग्जाम्पल एविएशन कंट्रोल सिस्टम, द प्रोग्राम कैन नॉट वेट इन्फाइनाइटली, सो दे नीड द रियल टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, बट जो सिस्टम जिसमें जो टाइम फैक्टर है वो डेडिकेटेड फैक्टर है, तो उस कंडीशन में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्रिटिकल होगा, लाइक मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और एविएशन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें टाइम फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें जैसे ही इनपुट यहाँ पे दिया जाएगा वैसे ही रियल टाइम में उसका रिस्पॉन्स या आउटपुट जनरेट होना चाहिए। So another case is a system where number of small tasks are involved in contrast with the single dedicated task. So in such case it needs to be a priorities. Such system need to be interactive and the task priorities are required to change dynamically. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग स्मॉल टास्क कंसिस्ट है, ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटीज़ डिफाइन करना पड़ेगा हर टास्क के लिए, ताकि जिसका प्रायोरिटी लेवल हायर होगा वो टास्क सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्म होगा। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम लाइक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, जो बाइक्स एंड कार्स में यूज़ होता है,
न्यूक्लियर मॉनिटरिंग डिवाइसेस, दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग स्मॉल टास्क परफॉर्म होते हैं इस प्रोसेसेस में, तो इसमें प्रायोरिटीज़ डिफाइन करना नेसेसरी है। देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसका डिटेल स्टडी करना है। सो हियर इन दिस फिगर इट शोज द आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र लेवल एंड हार्डवेयर लेवल कंपोनेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज है जो यूज़र लेवल एंड हार्डवेयर लेवल को कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक है, सो यूज़र कैन डायनेमिकली गिव द इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर थ्रू द कर्नेल लेवल। तो यहाँ पे जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हार्डवेयर को दे सकता है थ्रू कर्नेल लेवल। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम actually create the user interface, that is UI, and the hardware components such as the RAM and ports that actually implement the system। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ होगा, ठीक है, तो ये एक UI that is user interface है, and that can be connected to the hardware components of the system like RAMs and the input output ports of the system। So the kernel level and its responsibilities are discussed below। So this figure shows the operating system architecture। So it consists of the application program at the top end, and at the bottom there is a hardware part of the system, that is central processing unit, RAM, memory, disk, is hard disk connected to the system, serial ports, network interface cards are there। So these are the hardware components of the embedded system, and the application program is the software part। So application program is for the user level, and for kernel level it will be a process management, memory management, फाइल सिस्टम, डिवाइस कंट्रोल एंड नेटवर्किंग। तो ये सारे मेन फंक्शन जो है वो कर्नेल लेवल में यहाँ पे परफॉर्म होंगे। सो देर आर टू लेवल, फर्स्ट इज़ द यूज़र लेवल जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट, एंड द सेकंड एट द बॉटम विच इज़ द हार्डवेयर लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट हार्डवेयर components of the system। So that is the total architecture of operating system। Then we'll see one by one in detail। So the first is the kernel। So the kernel is the core of operating system that is responsible for managing the system resources। ठीक है, तो कर्नेल जो एक कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या मैनेज करने के लिए। सो वेरियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज कैन कम्युनिकेट टू द हार्डवेयर कंपोनेंट थ्रू द कर्नेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है लाइक एप्लीकेशंस, दे कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट, जो अभी हमने आर्किटेक्चर में देखा, रैम, CPU, ठीक है, थ्रू द कर्नेल। तो यूज़र लेवल एंड हार्डवेयर लेवल में यहाँ पे इंटरमीडिएट में कर्नेल लेवल होगा जो कि कनेक्ट करता है यूज़र लेवल को हार्डवेयर लेवल से। सो वी कैन से दैट कर्नेल एड्स द लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। सो कर्नेल हैज़ द सर्विसेज टू मैनेज द फॉलोइंग फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन मोस्ट केस अ जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नेल जो है वो एक सर्विस है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एंड जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है। सो फर्स्ट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट। सो प्रोग्राम और पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। सो इट कैन ऑल्सो रेफर्ड एज द इंस्टेंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो मैनेजिंग दिस प्रोसेस और टास्क इज नथिंग बट द प्रोसेस मैनेजमेंट। सो प्रोग्राम और पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज द प्रोसेस। तो जो प्रोग्राम है या प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंपली प्रोसेस। सो टू मैनेज दिस प्रोसेस और टास्क इज़ नथिंग बट द प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसी प्रोसेसेस को या टास्क को मैनेज करने का जो वर्क होता है उसे हम यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग मॉडल्स और टास्क। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो अलग अलग टास्क परफॉर्म होते हैं उसके यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। So the first task in the process management is the setting up the memory space for the processes। ठीक है, तो सिस्टम में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो उसके लिए जो भी मेमोरी स्पेस लगेगा, क्योंकि प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कुछ वेरिएबल्स या डेटा जनरेट होगा, तो उसको सेव करने के लिए यहाँ पे मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सेकंड, लोडिंग द प्रोसेस कोड इनटू द सिस्टम कोड मेमोरी। जो प्रोसेस कोड होगा उसे सिस्टम कोड ऑफ मेमोरी में लोड करना ज़रूरी है। थर्ड,
अलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, तो जो भी सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ होंगे यहाँ पे प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, तो उसको अलोकेट करने के लिए यहाँ पे अलोकेशन होगा सिस्टम रिसोर्सेज का। फोर्थ, शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम में या सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा तो उसका शेड्यूलिंग, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करना ज़रूरी है। देन मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। 7.1 is the process termination or deletion. So these are the different modules or tasks performed by the process management system. Next is the memory management. So in memory management, operations are performed by the kernel for volatile primary memory, that is RAM, and for secondary storage memory. ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो कर्नल से यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, जो कि एक मेन मेमोरी है, दैट इज़ रैम, एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में। सो प्रोसेसेस आर लोडेड इनटू द रैम, ऑल्सो डेटा एसोसिएटेड विद द ईच प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द रैम। तो जो भी प्रोसेस होगा रिलेटेड टू प्रोग्राम, दैट इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू द रैम एंड इट इज़ प्रोसेस इनटू द रैम। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑफ कर्नल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर द रैम। तो इस तरह से यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे रैम के लिए टास्क परफॉर्म करती है। सो फर्स्ट टास्क इज कीपिंग द ट्रैक ऑफ मेमोरी एरियाज यूटिलाइज बाय द डिफरेंट प्रोसेस एट द डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस एट डिफरेंट टाइम, सो दैट कैन बी ए ट्रैक बाय द मेमोरीज और द दिस कर्नल। सेकंड, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, सेकंड जो टास्क है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसेस परफॉर्म होंगी रैम में या प्रोसेस होंगी, ठीक है, तो डायनेमिकली जो मेमोरीज है वो प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे अलोकेशन होगा। सो दीज आर द टू टास्क परफॉर्म फॉर द रैम बाय द कर्नल। इफ़ एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर कनेक्टेड विद द सिस्टम, इट इज़ मोस्टली यूज टू बैकअप द सिस्टम। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा वो मोस्टली बैकअप पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा सिस्टम के। सो एज अ मेन मेमोरी इज़ वोलाटाइल, बैकअप इज़ ऑफन नेसेसरी। तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी है जो कि रैम है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है, दैट्स वाई यहाँ पे बैकअप सिस्टम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, सो द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर मोस्ट लाइकली अ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो जनरली हार्ड डिस्क यहाँ पे यूज़ होता है। सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट ऑफ कर्नल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए जो कर्नल अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है वो फर्स्ट है डिस्क स्टोरेज एलोकेशन, सेकंड शेड्यूलिंग ऑफ डिस्क बैकअप्स, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट। सो दीज आर द थ्री टास्क परफॉर्म बाय दिस कर्नल सिस्टम फॉर द सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। So in file system management, many operating system have hierarchical file system as its base. So file can be a text file, image file, program files. तो फाइल्स के जो सिस्टम से या फाइल्स जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकती है, लाइक टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल और प्रोग्राम फाइल। ईच फाइल हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड इट इज़ प्रोसेस इन डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पे जो फाइल्स है उसमें अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, एंड उसे यहाँ पे अलग अलग मैनर्स में प्रोसेस किया जाएगा। सो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डिफरेंट फाइल टाइप्स एंड हैंस डिफरेंट फाइल हैंडलिंग सर्विसेज। तो इस तरह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे अलग अलग फाइल्स के टाइप्स है एंड उसका जो हैंडलिंग है वो मैकेनिज़्म भी अलग अलग है अलग अलग फाइल सिस्टम के लिए। सो टू हैंडल द फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ फाइल मैनेजमेंट सर्विस। सो दिस सर्विस डज द फॉलोइंग जॉब्स। तो इसी तरह से जो अलग अलग टाइप्स के फाइल्स है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट सर्विस का यूज़ किया जाता है, जिसमें अलग अलग जॉब्स जो है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया है। फर्स्ट जॉब इज़ द क्रिएशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड अपडेशन दैट इज़ मॉडिफिकेशन इज़ डन इन द फाइल्स। सेकंड जॉब इज़ सेविंग ऑफ फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, जो कि हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में फाइल को स्टोर करने का वर्क या जॉब यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट इज़
providing the automatic allocation of file space. Fourth job is providing a flexible naming convention for the files. So these are the four jobs performed by the file management system. And the last system is the device management. So devices used with the embedded system are either input device और आउटपुट डिवाइस. तो एम्बेडेड सिस्टम में दो टाइप्स के डिवाइस सपोर्ट होते हैं, एक इनपुट डिवाइस है, सेकंड आउटपुट डिवाइस है. सो व्हेनेवर दिस डिवाइसेस कम्युनिकेट विद द कोर ऑफ द सिस्टम, so they need to send the request signal and will then send the or receive the data only after they receive the acknowledgement. तो इस तरह से जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो कनेक्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के साथ. ठीक है, तो जिसमें डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव होता है थ्रू द एक्नॉलेजमेंट. सो दैट इज़ परफॉर्म बाय दिस डिवाइस मैनेजमेंट. सो सम यूज़र एप्लीकेशन नीड टू कम्युनिकेट विद दिस डिवाइसेस, hence the input output request message are needed to be routed to the user application. तो इसी तरह से यूज़र एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकता है डिवाइसेस के साथ. तो इसकी वजह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मैसेज है फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन बी कम्युनिकेट विद द यूज़र. सो दिस जॉब इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय द कर्नेल. So the responsibility of device manager is फर्स्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है वो डिवाइस ड्राइवर का यहाँ पे डिवाइस मैनेजर परफॉर्म करेगा. सेकंड, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल्स इज टू एंड फ्रॉम द डिवाइस, सो दैट कैन बी ऑल्सो डन बाय दिस डिवाइस मैनेजर. So these are the different service managed by the kernel in the operating system. The next topic is the monolithic and microkernel. So different approaches are based to build of an operating system kernel. So there are two basic approaches are there. ठीक है, तो यहाँ पे कर्नेल के दो मेन अप्रोचेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. एक है मोनोलिथिक एंड सेकंड इज माइक्रो कर्नेल. सो फर्स्ट विल सी द मोनोलिथिक कर्नेल. So in this architecture all the kernel services are run in the kernel space. ठीक है, तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में जो भी कर्नेल सर्विसेज है वो कर्नेल स्पेस में यहाँ पे प्रोसेस होगा. ऑल द कर्नेल मॉड्यूल्स रन इन द सेम मेमोरी. ठीक है, तो जो भी कर्नेल के मॉड्यूल्स है वो एक ही मेमोरी में यहाँ पे प्रोसेस होंगे. सो ऑल कर्नेल मॉड्यूल्स रन इन द सेम मेमोरी अंडर द सेम कर्नल थ्रेड. सो दिस enables the utilization of lower power levels as a feature. So as the system depend upon the single kernel thread, an error may cause the entire system will be failure. ठीक है, तो मोनोलिथिक कर्नेल के कुछ एडवांटेजेस भी है लाइक लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, बिकॉज जो मॉड्यूल्स है कर्नेल्स के मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में वो एक ही थ्रेड के अंदर और एक ही मेमोरी में प्रोसेस होंगे, तो उसकी वजह से जो पावर रिक्वायरमेंट जो है वो लो रहेगा मोनोलिथिक कर्नेल आर्किटेक्चर में. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एरर कॉज भी होगा. ठीक है, क्योंकि सिंगल थ्रेड के अंडर यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस है वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एरर्स की वजह से यहाँ पे एंटायर सिस्टम फेल्यूर भी हो सकता है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ मोनोलिथिक कर्नेल. सो द एग्जांपल्स ऑफ मोनोलिथिक कर्नेल आर लिनक्स, सोलारिस एंड MS-DOS. Second type of kernel is the microkernel. So the microkernel perform the job in abstract manner. So only essential operating system services like process management, memory management, interrupt handlers and timer system are provided by the kernel. All other services are implemented in the servers. So the server run in user space. So this provides the modular operating system design. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसेंशियल वर्क्स है वही सिर्फ कर्नल से प्रोवाइड होगा, लाइक इंटरप्ट हैंडलर, देन टाइमर सिस्टम. ठीक है, तो यही सब सर्विसेज यहाँ पे कर्नल ऑफर करेगा. अदर रिमेनिंग सर्विसेज जो होंगी वो सर्वर्स पे होगा एंड जो सर्वर है वो रन होगा यूज़र स्पेस पे. सो एग्जांपल ऑफ माइक्रो कर्नल्स आर QNX एंड Mimix 3. सो द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो कर्नल बेस्ड सिस्टम आर, फर्स्ट बेनिफिट इज़ द रोबस्टनेस. So if any service provided by one of the servers does not function properly, other services will still can be used by the system. ठीक है, तो यहाँ पे रोबस्टनेस प्रोवाइड करता है माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर, जिसमें अगर एक सर्विस यहाँ पे
प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है तो जो अदर सर्विसेज है उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेकंड, कॉन्फ़िगरेबिलिटी। सो चेंज इन सर्वर सिस्टम कैन बी डन विदाउट रिस्टार्टिंग द होल सिस्टम। तो अगर यहाँ पे सर्वर सिस्टम में कोई अपडेशन या चेंज किया है तो उसके लिए होल सिस्टम को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ अ इजीली कॉन्फ़िगरेबल सिस्टम इज़ अवेलेबल इन दिस माइक्रोकर्नेल बेस्ड systems. So this will end this monolithic and microkernel architecture of embedded system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।